नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश के जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में उलझ गई बीजेपी। झारखंड का डर महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, क्योंकि झारखंड की जनता ने तो बंटोगे तो कटोगे जैसे नारे का करारा जवाब दिया है। ये नारा दरअसल बीजेपी पर बैकफायर कर गया है। बैकफायर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि सामने गोली चलाई और वो उल्टा आकर के लग जाए। आप चलती गाड़ी में टायर पर पत्थर मारिए, वो पत्थर उल्टा आकर लग जाए। यही बैकफायर का मतलब है। यानी बंटोगे तो कटोगे के नारे से आप क्षमा कीजिए, आप हमला करना चाह रहे थे अपोजिशन पर, और वो हमला खुद पर हो गया। एनडीए के भीतर भी हुआ जब जेडीयू ने इस नारे का विरोध किया, महायुति के भीतर भी हुआ जब अजित पवार ने इस नारे का विरोध किया, और अब तो बीजेपी के भीतर भी इस नारे का भरपूर विरोध होने लगा है। पंकजा मुंडे विरोध लेकर आई, बोली इस नारे की कोई जरूरत नहीं है, हमें डेवलपमेंट पर फोकस करना है। और कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी ताजा बयान यही दिया है कि ये नारा गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूरी स्थिति पैदा हुई है, इसलिए ये दिनों दिन ये विवाद जो है खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? आप कह सकते हैं कि विषय पुराना है, विषय पुराना है, लेकिन इसके रिएक्शंस हर रोज नए हैं, इसके इम्पैक्ट हर रोज नए हैं। देखिए, इस नारे के समर्थन में जब आरएसएस के बड़े संघ प्रचारक दत्तात्रेय हसबोले ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो पूरा देश चौंक गया था कि अब बीजेपी के इस नारे का समर्थन आरएसएस भी कर रहा है। आरएसएस भी दो हिस्सों में बट गई। मोहन भागवत ने आज तक इस नारे का समर्थन नहीं किया है, किसी दूसरे संघ के नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया है। और बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया, नरेंद्र मोदी उसको रिपीट मारने लगे, तो सबने कहा कि अब तो योगी नारा दे रहे हैं और मोदी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो मोदी जी को समझ में आया, तो उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं। ये भी मोदी जी के पहले योगी जी कह चुके थे, एक हैं तो नेक हैं। अब नेक की जगह इन्होंने सेफ करके फिर नारा चुरा लिया। यानी मोदी जी लगातार योगी जी से नारा चुराने लगे। अब योगी जी विध्वंसक आदमी, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि वो बुलडोजर मैन है, बुलडोजर बाबा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर को गलत ठहरा दिया है। अब एक विध्वंसक आदमी तो विध्वंसक नारा ही दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी उस नारे के जाल में फंस गए। अब फंस गए तो फंस गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फंस जाते हैं तो बहुत जल्दी मानते नहीं है। बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन बोल दिया तो बोल दिया। मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि ये नारा आप अपोजिशन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अपोजिशन तो एकजुट हो गया इस नारे के खिलाफ, और इस नारे के कारण आपके ही अंदर मतभेद पैदा हो गए। आरएसएस को भी आपने बांट दिया, जो आरएसएस आपके साथ रहता तो वो भी बांट दिया। एनडीए को भी आपने बांट दिया, जेडीयू अलग जुबान बोल रहा है, दूसरे लोग अलग जुबान बोल रहे हैं, और अब बीजेपी को भी आपने बांट दिया है। अब इन बातों के समर्थन में अगर हम कहें तो सबसे पहले मैं पंकजा मुंडे का बयान दिखलाता हूं। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया अखबार में, उसका बयान नहीं, उसका एक ये है, आपको पूरी तस्वीर है, जिसमें इन्होंने लिखा है, नो नीड फॉर बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव इन महाराष्ट्र, फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट, पंकजा मुंडे कह रही हैं। और ये इन्होंने इंटरव्यू में दिया है, हिंदू में इंटरव्यू दिया था। हमें तिरोड़कर की ये रिपोर्ट है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं बतौर सबूत कि पंकजा मुंडे खुल करके कह रही हैं
कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नैरेटिव की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है, विकास पर फोकस रहना चाहिए। इस बयान से पहले महायुति में बड़ा बयान आ गया। महायुति के बहुत आपको क्लोज हैं नेता है, महायुति का संगठक दल है एनसीपी अजित पवार। अजित पवार ने क्या कहा? अजित पवार ने कहा कि ये इस नारे की महाराष्ट्र को कोई जरूरत नहीं है, बाहरी लोग आकर के ये नारा दे रहे हैं। उन्होंने तो मोदी योगी को ही बाहरी करार दिया। और उन्होंने क्या कहा, अभी हाल की कल परसों की बाइट है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। पीटीआई को उन्होंने बाइट दी थी, आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं। वो मुझे वो गलत है, वो मुझे क्या बटेगा कटेगा यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। यहाँ पे तो बोला जा रहा है। हाँ, मैंने कहा ना, मैंने बताया ना कि मुझे वो अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। महाराष्ट्र के लोगों की सोच अलग है, इस नारे की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा टुकड़ा है, हालांकि उन्होंने विस्तार से कहा कि बाहरी लोग यहाँ आकर के ऐसे नारे दे रहे। महाराष्ट्र के लोगों का ये संस्कार ही नहीं है, वो ऐसा सोचते ही नहीं। भाषा मिलती है, पंकजा मुंडे की भी भाषा और अजित पवार की भाषा मिलती है। और अब मैं ताजा बयान सुनाने जा रहा हूं अशोक चौहान की। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी में गए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो इस नारे की कैसे भर्त्सना कर रहे हैं। हम तो समझेंगे ये भी एक साहस है। बीजेपी के भीतर पहले कहां लोग बोल पाते थे, और ये साहस तब आता है जब जनता की आवाज से जुड़ने की गरज पैदा हो जाती है। जनता जब बोलने लगती है तब आप उनके साथ बोलने को विवश हो जाते हैं। आम जनता बटोगे कटोगे के पक्ष में नहीं है, इसीलिए बीजेपी के भीतर से आवाज उठ रही है, इसीलिए एनडीए के भीतर से आवाज उठ रही है, और इसीलिए नेता खुलकर बोल पा रहे। सुनते हैं चौहान जी। नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज़ नॉट इन गुड टेस्ट, और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ भी कुछ हुआ होगा, तो पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्लोगन्स। देखिए, सहमे से सही बात बोल रहे हैं, पर्सनली स्पीकिंग। हाँ, कि कोई इसको मेरा ऑफिशियल बयान मना माने, ये टेस्ट में नहीं है, महाराष्ट्र के टेस्ट में नहीं। तो पर्सनली बोलेंगे महाराष्ट्र के टेस्ट में नहीं है, और बीजेपी नेता के तौर पे ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि महाराष्ट्र के टेस्ट में है। यानी ये पर्सनली स्पीकिंग भी दरअसल बीजेपी के भीतर जो पैरेलल सोच है उसको प्रकट करता है। और बीजेपी आपस में ही बट गई, बांटते बांटते दूसरे को बांटने की कोशिश करते करते खुद बीजेपी बट गई। अब इतनी बात समझ लेने के बाद झारखंड में कल ही मतदान हुआ है, और वहां भी ये नारा खूब चलाने की कोशिश की गई, चला नहीं। जनता ने इस नारे को अडॉप्ट ही नहीं किया, और जो नारा न बेटी रोटी का चला, न बटोगे कटोगे का चला। और आदिवासी तो इतने गुस्से में दिखे हैं कि हमारी बेटी इतनी सस्ती है कि कोई उठा के ले जाएगा। इस तरह के रिएक्शंस हुए हैं। जो घुसपैठिया और बटोगे कटोगे कह करके जो बात कही गई, उसको आदिवासियों ने अपने खिलाफ एक मुहिम माना और कहा कि ये सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें इन नारों में उलझा करके एक आदिवासी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें आदिवासी जनता के मन में गई, और आदिवासी इलाकों में एसटी रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उन सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं, भारी मतदान हुआ है। और संकेत यही गया है कि बीजेपी के सारे नारे ध्वस्त हो गए हैं, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिलने लगा है। मीनू जी, सीधे आपके पास आता हूं कि इस हालात में बीजेपी के लिए क्या रह जाता है।
क्योंकि अब पहले चरण का जो टोन सेट हुआ है वही दूसरे चरण में भी झारखंड में दिखेगा, और झारखंड में जो टोन सेट हो रहा है उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखने वाला है, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में भी दिखने वाला है। बुलडोजर का फैसला आ चुका है और यूपी में योगी सरकार भी बैकफुट पर है, छात्र सड़क पर है, मणिपुर में हिंसा उफान पर है। ये सारी चीजें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई दिख रही। जी देखिए, जो अपने ये अशोक चौहान साहब बोल रहे थे, उनका तो डर स्वाभाविक है। उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही है, अब नांदेड़ से इलेक्शन लड़ रही है, तो उनको वहां आ रहा होगा बैकफायर, उनको बैकलैश आ रहा होगा, वहां नुकसान पड़ रहा होगा, तो उनको मजबूर होना पड़ा। अदरवाइज तो ये कांग्रेस से गए हैं पाला बदल के। और आपको ध्यान भी होगा, राहुल गांधी ने एक सभा में कहा भी था कि उनके पीछे ईडी का लफड़े लगे हुए हैं, इसलिए वो मेरी माता के पास आए थे, माँ जी के पास, और उन्होंने रोते हुए कहा था कि मुझे जाना पड़ेगा बीजेपी में। लेकिन आप ये देखिए, वो व्यक्ति जो डर के मारे, ईडी के डर से घबरा के बीजेपी में गया, लेकिन अंत में क्या हो रहा है वहां पे जाके, जो ये नारा है वो उसके जो उसकी आत्मा है वो गवाही नहीं दे रही है। वो कह रही है कि नहीं ये गलत है, ये और ये देखा जाए तो ये देश की संस्कृति से ही मैच नहीं करता है। आप कटोगे फटोगे की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बात तो करते हैं कि हम तो भाई हिंदू संस्कृति के वाहक हैं, और आप नॉन वेजिटेरियन चीजों के बारे में बड़ा भारी ये रखते हैं, एक आपके रिजर्वेशंस है कि क्यों खा लिया आपने और क्यों पी लिया आपने। तो और लेकिन आप नारे कैसे देते हैं, हिंसा भरी हुई, जिनमें कूट कूट के हिंसा, मतलब एट अ ग्लांस, पहली दृष्टि में, सुनने में ही कान को लगता है कि बड़ा कोई हथौड़े की चोट, कोई चाकू का वार हो गया हो। तो आप काटने की बातें करते हैं, कटोगे मतलब काट दिए जाओगे अगर बटोगे तो आप इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। तो और बिल्कुल जो आप इन तीनों नेताओं के जो आपने बताया, दो सुनाए, उनके बाइट्स भी सुनाए और आपने बताया, उनका कोट भी किया, तो देखिए ये अगेन वही, मैं ये जो महाराष्ट्र की कल्चर, मैं जब महाराष्ट्र के चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, मैं तब से कह रही थी कि महाराष्ट्र के लोगों का राजनीति को देखने का, सोचने समझने का तरीका अलग है। ऐसा जाहिलपना जैसा हमारे लिए गोबर पट्टी, सॉरी टू से, उत्तर भारत में फैला हुआ है, उसका वो हिस्सा उस तरीके से जो महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्रियंस है, लोकल्स, जिसको मराठी मानुस कह दिया जाता है इन जनरल टर्म्स में, उन लोगों की सोच वो नहीं है, इस तरीके की सोच नहीं है। सरल लोग हैं और शांति से जीवन जीना चाहते हैं, जो तरीके से ये इस तरीके की रेकलेसनेस, इस तरीके का बुलडोजर चला देना और ध्वस्त कर देना और ये कर देना, मार देंगे काट देंगे, उसमें यहाँ भले ही योगी जी बड़े खुश हो रहे हैं और लगा दिया वहां जाके इन्होंने नारा। नंबर एक, तो योगी जी को शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र में जाके, और महाराष्ट्र में उनको लेक्चर देना ही नहीं चाहिए। आपके यहाँ के यूपी की इतनी बड़ी भारी तादाद की जनता है जिनको महाराष्ट्र ने रोजगार दिया हुआ है, जिन्होंने न केवल रोजगार दिया हुआ है, डे टू डे का पेट पाल रहे हैं लोग अपने, बहुत पैसे वाले लोग वहां बन गए हैं। उन्होंने ऑफ कोर्स मेहनत की है, यूपी से जाने वाले लोगों ने वहां पे, तो और उसका उसको बंबई ने, और बंबई नहीं केवल महाराष्ट्र के जो जितने भी बड़े नगर है जहाँ पे यूपी के और लोगों के भी कंसंट्रेशन है, लेकिन क्योंकि बात यूपी की हो रही है तो मैं अभी यूपी के ही संदर्भ में बोलूंगी। तो यूपी के लोगों को तो इतना रोजगार दिया है, योगी जी को तो शर्म आनी चाहिए जाने से पहले भी कि भाई नहीं, मैं तो जा रही ना, मेरे तो महाराष्ट्र में, मेरे तो राज्य के लोगों का अन्नदाता है महाराष्ट्र, तो मैं तो बोलूंगा नहीं कुछ। वहां पहुंच गए, आपके पास अपने लोगों को रोजगार देने का तो आपके अंदर कुव्वत नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन आप वहां बांटने और काटने पहुंच गए हो। वहां अपनी ये गंदी हिंसक नफरती विचारधारा और ये लेके वहां पहुंच गए हो। तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सही जवाब दिया। मैं तो कहती हूँ कि और कड़क जवाब दिया जाना चाहिए उद्धव ठाकरे की तरफ से, और ये जवाब इसको अभी देखिएगा उद्धव ठाकरे की तरफ से इसी तरफ आने वाला है। मतलब इनको मोदी और योगी जी, फिर कोई बोल देता है तो उनको बड़ी शर्म चिढ़ लगती है। किसी ने बोल दिया था, शायद खड़गे साहब ने ही बोल दिया था कि योगी हैं, वेशभूषा वैसी पहनते हैं और भाषा वैसी नहीं है। आप मतलब जिसको कहते हैं ना, जोगी रंगाए कपड़ा रंगाए पर मन ना रंगाए, मन नहीं रंगा, मतलब उनका मन में कोई भावों में कोई चेंज नहीं आया। और योगी जी जिस उत्तराखंड से आते हैं वहां के लोगों की सोच भी ऐसी नहीं है जो योगी जी ने वहां जिस तरीके का प्रतिनिधित्व दिया है। जो गुजरात से आते हैं उन्होंने बापू की सोच का देखिए
प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये उत्तराखंड से आते हैं, ये उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उत्तराखंड के लोग तो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, ये मार काट में विश्वास नहीं रखते कि ये मार, ये धाड़, ये कर, वो कर। लेकिन योगी जी को लगता है कि बस मेरा तो ब्रांड चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुंह की खाई है, आप ये देखिए, कोई बाहर के लोग नहीं कह रहे हैं, बाहर के लोग तो हम जैसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन आप देखिए पार्टी के अंदर से नाराजगी आ रही है, महायुति के अंदर से नाराजगी आ रही है। और पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण तो दोनों बीजेपी के ही लोग हैं, तो आपके अंदर ही स्वीकार्यता नहीं है। और आप इससे ये समझ लीजिए प्रेम जी कि महाराष्ट्र का इलेक्शन किधर जा रहा है। अब आप कोर्स करेक्शन करेंगे, बीच में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो सबको पता चल रहा है। जो महाराष्ट्र की जनता बटोगे तो कटोगे का विरोध कर रही है, तो उसको क्या इतनी समझ नहीं होगी कि मोदी जी ने इससे परेशान घबरा के नारा बदला है? वो जो समझ रही है कि ओरिजिनली तो वही हो बटोगे कटोगे वाले। तो ये इससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की दिशा किस तरफ जा रही है, क्योंकि इनके नफरती बयान, नफरती ये जो भाषण और इस तरह के नारे, ये अभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो पंकजा मुंडे ने या अशोक चव्हाण ने, अजित पवार ने जो दिया, ठीक है, जो विचारधारा है वो राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है, लेकिन ये इस तरीके की हिंसक बात, नारे लगाना, मतलब इतना गंदा नारा है, घिनौना ऐसा नारा लगा रखा है। और एक संत लगा रहा है जो कहता है मैं योगी हूं। काहे की योगी हो? योगी का तो मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं। योगी के तो चित्त की स्थिरता एक अनुकरणीय बात होती है। योगी के चित्त, जो योगी होता है ना व्यक्ति, उसके तो विचारों में इस तरह की हिंसक टिंज, उसमें हिंसा का तो नाम मात्र भी नहीं होता, किसी को मारने काटने की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होती। योगी के जो चित्त की स्थिरता है वो तो आप में नाम मात्र की भी नहीं है। आप योगी की तरफ आप हटा दें, बेहतर है अपने नाम के आगे से योगी। बिल्कुल गलत लगाते हैं आप, योगी शब्द का ही अपमान है अगर आप योगी अपने नाम के सामने लगाए। योगी का तो चित्त, जो दिमाग की, जो विचारों की जो स्थिरता, उसका मन की शांति जो होती है, आपकी तो भाषा में इतनी जली कटी बातें और आपका इतना उत्तेजना, इतनी हिंसा, इतना आप नफरत आपके भाषण में भरी रहती है, वो आपके बुलडोजर न्याय में भी दिखाई देती है कि आपने जो बुलडोजर न्याय चला, मतलब आप काहे के योगी हैं जब आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते। आपने खुद कानून हाथ में ले रखा है और उसको बुलडोजर से आप शांत करेंगे। और उसके अलावा और भी जो एनकाउंटर न्याय आपके यहाँ होता है, वो भी, वो मतलब कौन सी बात इन तीनों में से, कटोगे बटोगे, एनकाउंटर न्याय और बुलडोजर न्याय, इनमें से कौन सी बात है कि योगी शब्द को परिभाषित करती है? कोई भी नहीं करती है, बिल्कुल अगेंस्ट है। तो आपकी बहुत बड़ी हार है, बीजेपी की बहुत बड़ी हार है ये महाराष्ट्र में, और योगी की सबसे बड़ी हार है। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो ये नारा दिया है, ये नारा जनता के बीच एक्सेप्टेबल होना तो दूर है, खुद बीजेपी के भीतर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस नारे ने नहीं बंटने का जो संदेश दिया कि नहीं बंटो नहीं तो कट जाओगे, तो कटने की आशंका में नहीं बंटने का जो संदेश दिया, तो इस संदेश को तो खुद आरएसएस ने नहीं माना, बीजेपी ने नहीं माना, एनडीए ने नहीं माना, वो बंटने लगे। तो इन खुद को जब इनको कटने का डर नहीं है, महाराष्ट्र में जनता चुनाव के मैदान में अगर ये बटेंगे तो निश्चित रूप से जनता के हाथों कटेंगे। तो जब इनको जनता के हाथों से कटने का डर खत्म हो गया है, तो इसका ये इसीलिए बंट रहे हैं। ये इसका तो दूसरा मतलब ये है, अन्यथा एनडीए एकजुट रहता, महायुति एकजुट रहता, सब एक जुबान में बोलते, तो ये एक जुबान में बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि नहीं बंटने का संबंध हमेशा सच्चाई से होता है। बेईमानी के लिए एकजुटता कभी नहीं होती है, भले कुछ समय का डर के कारण वो एकजुट हो जाते हो, डर से कोई एकजुट नहीं होता। वो एकजुटता थोड़े समय के लिए होती है, क्षणभंगुर होती है। एकजुटता तो परस्पर सहयोग में होती है, विश्वास से होती है, भाईचारगी से होती है, और ये एकजुटता टिकाऊ होती है। किसी के डर से हम एकजुट हो जाएं, जेल जाने के डर से हम एकजुट हो जाएं,
कोई हमें मार देगा इसलिए हम एकजुट हो जाएं, ये तो आपस में एक तरह से डर के कारण एकजुटता है। निडर होकर के, निर्भय होकर के हम कैसे एकजुट हो सकते हैं, ये हिंदुस्तान की तासीर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, डर करके नहीं, भाईचारा में, ये हिंदुस्तान की तासीर है। आपने इस तासीर को ही उलट देना चाहा, हिंदुस्तान कैसे एक्सेप्ट करेगा? हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, झारखंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, महाराष्ट्र एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यूपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश का मैं एक दृश्य भी दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, एक दृश्य दिखा रहा हूं, छात्र सड़क पर हैं, थोड़ा सा इस पर भी मैंने बस झलकी दिखाई है। ये इलाहाबाद की तस्वीर है, छात्रों की तस्वीर है। परीक्षा ढंग से नहीं करा पा रही है सरकार, इसके विरोध में छात्रों का गुस्सा है। ये लगातार तीसरा चौथा दिन है जब छात्र डटे हुए हैं, घर नहीं जा रहे हैं, सड़क पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वो कह रहे हैं अगर हम एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, नहीं कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, इस तरह के नारे दे रहे हैं। तो चाहे बीजेपी ने जो भी बटोगे कटोगे का नारा दिया है, लेकिन उस नारे के जवाब में जो सही नारा है वो भी आना शुरू हो गया है। इसीलिए कोई कहता है पढ़ोगे तो जीतोगे, कोई कहता है जुड़ोगे तो जीतोगे। इस तरह के नारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है और छात्र अब सड़क पर हैं, वो भी बंटने को तैयार नहीं है, वो भी एकजुट रहने को तैयार हैं। वो हर जाति के, हर धर्म और समुदाय के छात्र हैं, ये किसी जाति धर्म में बटे नहीं है। ये छात्र समुदाय की एकजुटता है और ये छात्र समुदाय किसी धार्मिक आधार पर बंटने वाला नहीं है। ये छात्र समुदाय परीक्षा की मांग कर रहा है, निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहा है, बिना लीक होने वाली परीक्षा की मांग कर रहा है, पेपर लीक ना हो, और फिर नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएं और उसके बाद में वो उसमें मैथमेटिक्स लगा करके आप नॉर्मलाइज कर दीजिए और 0.0000 लास्ट में 1-2 डिजिट आए और उस आधार पर वो डिजिट में मेरिट तय नहीं होता, उसमें धांधली होने की गुंजाइश होती है। छात्र ये कह रहे हैं ये नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, एक शिफ्ट में एग्जाम कराओ, जिसको जितना नंबर आता है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार करो। छात्रों की ये लड़ाई है, लड़ाई उत्तर प्रदेश में पहुंची है और ये संघर्ष हर जगह होने लगा है। बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब है, बीजेपी के लिए ये चिंता का कारण है। मैं हेमंत सोरेन ने कुछ समय पहले कहा था, उसको भी स्क्रीन पर लाता हूं, कहा था कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे कहकर हिंदू मुसलमान को बांट रही है। झारखंड में न कोई बटा है न कटा है, झारखंड में लोग वोट से कूटेगा इनको, ये समाज में जहर डाल रहे हैं। मीनू जी कमेंट प्लीज। जी 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 बिल्कुल। जो हेमंत सोरेन ने कहा, जो कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन, कोई भी समझदार पॉलिटिशियन जो कि इस देश की सर्वसमावेशी संस्कृति में यकीन रखता होगा, जो भी नेता, वो इसी तरह की बात कहेगा। और आदिवासी संस्कृति तो आप जानते हैं कि कितने, मैं तो बहुत ज्यादा स्टोइक जो वर्ड है इंग्लिश का, मुझे तो वो लगते हैं। मतलब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ कि कितना चित्त में उन लोगों की संतोष और शांति होती है। मेरे पास एक डोमेस्टिक हेल्प थी, वो छत्तीसगढ़ से थी, आदिवासी लड़की थी। उसने बड़े मेहनत करके कुछ पैसा जोड़ा और 1 लाख रुपया उसके पास इकट्ठा हुआ। उसका किसी लड़के से प्रेम संबंध हो गया और वो लड़के ने उसके जरिए बहुत सारा सामान खरीदा किश्तों पे और लेके भाग गया। अगले दिन मेरे पास आई, मैं बताया उसे, मैंने सोचा रोएगी, मैं उसको दिलासा दे।
तो उसने बोला कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे, अब ले गया तो ले गए। मैं हैरान रह गई उसको सुन के। मैंने कहा मेरे अगर 1 लाख रुपए इस तरीके से हो जाते, मैं तो खाना पीना और काम पे जाना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने उसके कई उसकी मतलब यंग लड़की थी, लेकिन उसके जीवन में देखा, उसकी माँ को देखा, मतलब वो कष्टों से घबराए नहीं और ना अपनी चित्त की जो एक स्थिरता है उसको खोया नहीं। तो मैं बहुत प्रभावित थी इस गुण से। मैंने उसके जरिए बहुत कुछ आदिवासी संस्कृति को जाना, बातचीत करके उनसे, उनके ऑब्जर्व करके बिहेवियर को। मुझे लगा कि जो जो ये कह रहे हैं अपने सोरेन साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब ना कोई कटा, वहां कटी नहीं, उनके पास बटने का है क्या? जो आदिवासी संस्कृति है उनकी तो संस्कृति में बटने का है ही नहीं। ये तो तुम्हारी में ही है, ये तुम्हारी ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसी में है। तुम्हें ये तरह तरह की जातियां और जातियों की भी उपजातियां और उनकी भी उपजातियां। अभी एक ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रेम जी, उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश का वो वीडियो है, वहां पे एक ब्राह्मण आदमी एक दलित वर्ग के व्यक्ति को इसलिए पीट रहा है कि तू कुर्सी पे कैसे बैठा हुआ है मेरे सामने, कि कैसे बैठा तू कुर्सी पे मेरे सामने। तो ये तुम्हारे यहाँ तो ये है बटना। आप किसकी बात कर रहे हैं? पहले खुद तो जुड़ जाइए। आप आदिवासियों को सुना रहे हैं, गलत जाके गलत बैंड बजा रहे हैं। जैसे होता है ना कि गलत समय पे जाके और गलत गीत गाना शुरू कर देना, ऐसे ही आपने झारखंड में करा। वहां से ये जो आप बता रहे हैं, वहां आदिवासी जिनके यहाँ कोई बटने की संस्कृति नहीं है, उनकी संस्कृति में कोई बांटने का कोई चलन ही नहीं है, परंपराएं ही नहीं है ऐसी। वहां जाके मुंह की खाएंगे आप। और अब महाराष्ट्र में आप ही की पार्टी के लिए लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे पूछ तो लेते हैं वहां के नेताओं से, लेकिन इनका क्या है कि जो हमने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य। वहां के नेताओं से तो पूछ लेते हैं भाई हम ये नारा लगा रहे हैं यहाँ पे चलेगा कि नहीं। लेकिन इनको लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया में चल गया बस वो सब जगह चलेगा, साउथ इंडिया में नहीं चलती इनकी राजनीति ये बंटवारे की। और आप यहाँ देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में वो विंध्या के उस पार तो चलेगी नहीं, आप वहां से तो आप समझ ही लीजिए कि खत्म है मामला। तो जो आपका जो जनता है, और अगर जब नेता ये बात कह रहे हैं तो उनको कहीं से फीडबैक आ रही होगी ना, नीचे से जनता से फीडबैक आ रही होगी, तभी नेताओं ने इतना। नहीं तो बीजेपी में किसी की हिम्मत है बोल दे इस तरीके से, बीजेपी के नेता बोल दे कि ये नारा नहीं चलेगा। वो मोदी को या शाह को या योगी को नहीं कह रहे नारा नहीं चलेगा, वो अपनी जनता को कह रहे हैं कि भाई हमने कह दिया है, हमने विरोध प्रकट कर दिया है, वोट हमें दे देना, हम विरोध में हैं। वो अपनी जनता को बता रहे हैं असल में। लेकिन जनता को पता चल गया है कि भाई ये नेता जो है ये सारे इजी बटेंगे कटेंगे के सारे इस झुंड के साथ है, तो इस झुंड के साथ हमें नहीं वोट नहीं देना है, हमें इस झुंड को बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी मीनू जी, महाराष्ट्र में पेट्रोल 100 रुपए लीटर चला गया है जी। तो अब आप बोलेंगे हम पेट्रोल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका भी बटोगे कटोगे में बहुत संबंध है कि जब 100 रुपए पेट्रोल हो जाता है तो बीजेपी बोलती है कि उस राज्य में देखो 2 रुपया कम है, उस राज्य में 2 रुपया ज्यादा है, और राज्य के लोगों को भिड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अपने यहाँ कटौती कर दो और ऐसी और वैसी, यानी गैर जरूरी जगह पर बहस लेकर जाते हैं, राज्यों के बीच लड़ाई लड़वाते हैं। जब तक राज्य एकजुट नहीं होते हैं, जनता एकजुट नहीं होती है, भाई 100 रुपए में कौन कम है कौन ज्यादा है जो आप लड़ रहे हैं, 85 रुपए में ये लड़ाई होती कि 50 रुपए में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो आप 50 रुपए में भी लड़ाई लड़ाएंगे यही लड़ाई, और 100 रुपए में भी यही लड़ाएंगे, कल 150 रुपए भी कर देंगे तब भी बोलेंगे देखो उस राज्य में थोड़ा ज्यादा है उस राज्य में थोड़ा कम है। इस बात को अपने अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी समझाया है, और उसको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सुना जाए। बचपन में, हमारा बचपन तो बहुत पुराना हो गया, आप लोगों का बचपन में भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सुनते थे ना, और पेट्रोल कर दिया पूरे 100 करने के बाद राज्यों को आपस में लड़ा दिया। अरे सुरेंद्र जी, आपके राज्य में तो 100 रुपए है, हमारे राज्य में 98 रुपए, 2 रुपए का फर्क है। अरे साहब, हमारे वक्त 70 रुपए था, उससे ध्यान हटाना है तो सुरेंद्र जी के राज्य की राजस्थान से लड़ाई करवा देंगे,
ये नहीं याद रखते कि पेट्रोल अब 100 रुपए हो गया है, डीजल की वही हाल, सिलेंडर का क्या हाल, दुगने से ज्यादा 400 रुपए पे हम छोड़कर गए, 1100 में अब बिकता है। और वो सब करने के बाद हमने कैलकुलेशन की, हम तीनों बैठे आज सुबह, कि एक साधारण मराठी परिवार को साल का कितना नुकसान हुआ जब से महायुति सरकार बनी है। आप हैरान होंगे जान के, 90,000 रुपए औसतन नुकसान एक मराठी परिवार को साल का हो रहा है जब से महायुति सरकार बनी है, महंगाई की वजह से। वो पेट्रोल डीजल हो, वो रोजमर्रा की दाल तेल, खाने का तेल, कोई ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 90,000 तो आपकी जेब से निकाल लिया। फिर बोलते हैं लाड़की बहना, कितना मिलेगा साहब साल में लाड़की बहना में? नहीं, 15,000, 1500 के हिसाब से देख लीजिए, 17,000 रुपए। 90,000 चुरा के 17,000 दे के एहसान कर रहे हैं आप पर, बाकी का आवाज बेहतर तरीके से वो समझा रहे हैं कि कैसे आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। और मूल मुद्दा महंगाई है। महंगाई का असर इतना ज्यादा है कि महाराष्ट्र में पर कैपिटा 90,000 रुपीज महंगाई का बोझ बढ़ चुका है प्रति व्यक्ति पर। और आप इसमें लाडली योजना के तहत कुछ रुपए दे भी देते हैं तो 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 18,000 रुपए होता है। थोड़ा कैलकुलेशन में चूक कर रहे थे, ऑनलाइन बात कर रहे होंगे पवन खेड़ा जी, वो पहले 15 और फिर उन्होंने कहा 17, हालांकि वो 18 बनेगा। तो 18,000 रुपए हर आदमी को आप दे रहे हैं और 90,000 रुपए खींच ले रहे हैं, यानी 5 गुना ज्यादा, 18 25 90, तो 5 गुना ज्यादा आप पैसा ले चुके हैं और उसका एक हिस्सा दे रहे हैं। तो इस बात को भी ये बता रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो भटकाने वाली नीति है, बटोगे कटोगे क्या है, भटकाने का ही तो मुद्दा है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के लोक कल्याणकारी बातों पर, जन सरोकार वाली बातों पर बातचीत ना हो और जनता इस पर फंसे रहे कि बटने का, गटोगे तो गटोगे का क्या मतलब है। ये तो हमने बांग्लादेश के लिए बोला था, ये तो हमने हिंदू मुसलमान के लिए बोला था। जितने मुंह उतनी बातें, जब जैसी सुविधा उस हिसाब से बोल लो, जब चाहे तो पीछे हट जाओ कि हम तो एकता की बात कर रहे हैं। अरे एकता की बात करने के लिए आपको यही शब्द मिले थे? एकता की बात करने के लिए हमारे देश में एक से एक शब्द, एक से एक नारे बने पड़े हैं। तो उन नारों को छोड़कर आप ऐसी बातें निकाल रहे हैं जिसमें आप जब चाहे तब हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, भारत पाकिस्तान कर लेते हैं, भारत बांग्लादेश कर लेते हैं, यहाँ तक कि ट्रंप और नॉन ट्रंप भी कर लेते हैं, अमेरिका का चुनाव भी उसी पे फरिया लेते हैं। ये कौन सा नारा है? तो इस चीज पर आप देखिए, गौर करें। तो मीनू जी, सीधे आपके पास आता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में जो झारखंड का टेस्ट नजर आया है कल के मतदान में, वो टेस्ट महाराष्ट्र में पहले से दिख रहा है। शरद पवार, हम थोड़ी देर में दिखा भी देंगे, शरद पवार जोर शोर से नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं गद्दार को सजा देने का वक्त आ गया है। गद्दारों को सजा देने का तरीका क्या है? वोट से हराओ, उनको वोट से हराओ, यही सजा है। वो फांसी देने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो गाली गलौज मारपीट हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, बोले वोट से हराओ गद्दारों को, यही सजा है। जी मीनू जी, इनके यहाँ तो वोट जिहाद का वर्ड है। इनके यहाँ इन्होंने जो निकाल के लाए हैं, ये इस तरीके का निकाल के लाए हैं। ये हर वक्त इनका तो जो रहता है कि उसमें हिंसा की टिंज रहता है, वायलेंस का, कुछ ना कुछ उसके अंदर ये रहता ही है। तो जो अभी पवन खेड़ा कह रहे थे, देखिए वही महंगाई वाली बात आ जाती है। तो इसमें जो है आप उसको बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां आपके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। पब्लिक आपसे पूछती है, लोगों के जेब में पैसा बच नहीं रहा है, आपको बचत नहीं हो रही है,
पहले जमाने में, पहले टाइम में, अभी कुछ ही समय पहले ही मोदी जी आए, जब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। किचन का जो आपका खर्चा होता था, आपके जो प्रोविजन का है, आपके वेजिटेबल फ्रूट्स का होता था, आप पेट्रोल लगा लीजिए, उसके बाद भी सब खर्चे करके भी, आप मेडिकल एक्सपेंसेस करके भी, और बच्चों की पढ़ाई का, दवाई का सब करके भी आपके पास कुछ बचता था। अभी तो 1,000-500 रुपया भी किसी के पास नहीं बच रहा है। आप जो मेहनत कश वर्ग का आदमी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है। उल्टे अगर कोई उसको आकस्मिक खर्चे आ भी जाते हैं तो उसको कर्जा लेना पड़ता है, और वहीं से वो विशियस साइकिल शुरू होता है कि कर्जे पे कर्जा, पुराना निपटाए नहीं गए, नई जरूरत आन पड़ी है, कहां से लाए, क्योंकि अपने पास बचत ही नहीं है। और ये तो मेहनत कश की बात करें मैं, मध्यम वर्ग के आदमी के पास बचत नहीं है। इतनी महंगाई है। आप ये देखिए ना कि सब्जियां, मतलब कोई तो इंतहा होगी। कभी टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है, कभी आलू 50 रुपए 60 रुपए, प्याज 60-70 रुपया, कभी नींबू 100 रुपए 400 रुपए किलो हो जाता है, कभी लहसुन 400 रुपए किलो हो जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है? किसान को तो कुछ मिल नहीं रहा है, और लेके बाजार में चीज इतनी महंगी है, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है? बीच के पैसे के लिए कौन जिम्मेदार है? किसके पास है वो बताए, सरकार बताए, और रोके उस दलाली को। जो बीच के दलाल खा रहे हैं पैसा, लेकिन सरकार जो है वो रोकेगी नहीं। क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि वो ही जो बीच के बिचौलिए हैं, वो ही इनके चंदादाता हैं, उन्हीं के चंदे से चल रही है पार्टी। इसलिए जो बीच वाले जो मुनाफा कमा रहे हैं, बेजा मुनाफा कमा रहे हैं, गैर वाजिबी मुनाफा जो कमा रहे हैं, उसको सरकार रोकेगी नहीं। तो बिल्कुल सही उठाया उन्होंने कि 90,000 रुपया जो खर्चा है, उसके ऊपर आपने ये 18,000 रुपया दे दिया और आप खुश हो गए कि अच्छा भाई, हाँ हमारे पास तो पैसे आ गए। तो लेकिन जो समझदार लोग होंगे, जो समझदार जनता होगी, वो इस कैलकुलेशन को आराम से कर पाएगी, और नहीं भी कर पाएगी तो समझाने से उसको समझ में आएगा कि यस, आपके साथ तो ये बेकार का ये शब्द जाल फैला रखा है, बटोगे कटोगे और दुनिया भर के उटपटांग नारे, उनसे जीवन नहीं चलता है। जीवन 1,000 रुपए से भी नहीं चलता है। आप बजाय लाडली बहना, ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन उसके बजाय आप ऐसी स्थितियां पैदा कीजिए ना रोजगार की, जो इनकम हो, घर में बैठ के घर पे कमा सके व्यक्ति, बाहर जाने वाला व्यक्ति बाहर जाके कमा सके। वो तो आप करते नहीं है। लेकिन ये है कि 1,000 रुपया देके और बटोगे कटोगे करके आप सोचते हैं कि बस हमने पूरा ये बिछा दिया जाल, और जाल में फंसा लेते हैं आप पब्लिक को। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता फंसने जा रही है इनके जाल में। आगे तो टाइम अभी पोलिंग वाले दिन पता चलेगा कि किस तरीके से पोलिंग होती है और क्या जनता करती है। लेकिन महंगाई का मुद्दा तो एक ये जो कब से चली आ रही है थीम, लोकसभा चुनाव भी महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर था। अभी तक उस समस्या का समाधान तो कुछ निकला नहीं है। और आपने अभी जो स्टूडेंट्स का दिखाया, आप ये समस्या कब से चली आ रही है प्रेम जी? आप बिहार में देखिए, वहां दिन रात इसी तरह के आंदोलन होते रहते, यही पेपर लीक के आंदोलन, भर्ती परीक्षा के आंदोलन, इसी तरीके के। ये नौकरी देना वर्ड तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। ये तो ये तो चाहते ही नहीं है कि पढ़े भी स्टूडेंट्स, क्योंकि पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा, नौकरी नहीं मांगेगा तो सवाल पूछेगा, तो इससे पढ़ने ही मत दो। उनको कांवड़ में लगा दो, कांवड़ ढोने में या मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने में लगा दो, डीजे बजाने में लगा दो, इस काम में लगा दो, लिंचिंग में लगा दो। तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, अब जो ये स्थिति आप दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए ना कि युवा लड़के हैं और अपनी करियर की बात कर रहे हैं। आप उनकी बात बजाय शांति से बैठ के सुनने के, आप इस तरीके का बैरियर लगा दिए और बैरिकेडिंग कर दी आपने, और लाठी भांज रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको यहाँ से हटा दिया जाए। उसके बजाय आप समस्या का समाधान निकालिए ना। आप तो और उनको और भड़का रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हम नहीं सुनेंगे, बताओ जाओ क्या कर लोगे। योगी जी का तो यही है, हो सकता है वहां भी बुलडोजर लेके खड़े हो जाए कल को कि हटो सामने से। तो ये चीज जो आप हाई हैंडेडनेस, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है, बहुत देख लिया पब्लिक ने। तो अब आपको सुधरना पड़ेगा और योगी जी को योगी बनना पड़ेगा। ये योगियों वाले नहीं, ये भोगियों वाले, ये है भोगी करता है इस तरह का व्यवहार जैसा आप कर रहे हैं जी। आवाज आज राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं
और वहां सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक सभा कर चुके हैं और एक करने वाले हैं। और उधर नरेंद्र मोदी जी भी झारखंड में है, कल्पना सोरेन के इलाके में है। तो राजनीतिक घमासान तो चल रहा है, मगर एक बात है कि राहुल गांधी तो जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं संविधान की प्रति लेकर के, नरेंद्र मोदी कोई वैसा हमला बोल नहीं पा रहे हैं अपने विपक्ष पर, विरोधियों पर। इवन के झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो सरकार की आलोचनाएं निकालकर बात नहीं कर पा रहे। वो वही बात, डेमोग्राफी बदल गई, घुसपैठ हो गया, तो हिंदू मुस्लिम हो गया, बेटी ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, वही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, आज तो बहुत करारा हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि ये हम जब संविधान की कॉपी दिखाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये कोरा है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन दरअसल इसी संविधान में बिरसा मुंडा है, गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, ये सब जो हैं इसी संविधान में हैं। थोड़ा सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या हमला बोला है। मंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी कह रहे थे। मैं तो चाहूंगा कि आपने भी सुना है, मीनू जी, आप ही इसको थोड़ा समझाइए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, ये अभी से नहीं, ये लोकसभा चुनाव का एक मेरे ख्याल से सेंट्रल थीम था कि, और उसके बाद से फिर जो अन्य दल थे, इंडिया ब्लॉक पे जो अन्य दल थे, उनके नेताओं ने भी वहीं से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके उन्होंने भी संविधान की प्रति दिखाई और उसमें बताया कि ये जो मौजूदा मोदी सरकार है ये संविधान विरोधी सरकार है और ये इनका मौका लगेगा तो इस संविधान को बदल के डाल देंगे। और संविधान बदलने का मतलब सबसे पहले तो आरक्षण का ही खत्म करना इनका जो मकसद है, और जो संविधान का मूल ढांचा है वो तो रहेगा ही नहीं, वो तो खत्म ही होने वाला है। तो वो बात जनता ने हाथों हाथ इस बात को लिया कि भाई नंबर एक तो जनता को सबसे पहले तो राहुल गांधी के हाथों में संविधान की किताब देख के लगा कि यार किताब होती है क्या ये कोई। जनरल लोगों के दिमाग में ये था जो बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस बारे में नहीं रखते। उससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ, लोगों को पता चला कि कोई एक ऐसी किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। ये ऐसा जो बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये ऐसी फालतू में आउट ऑफ कि कहीं से हवा में पकड़ लिया और वहीं से पकड़ के और वहां से हमें ऐसे नहीं छोड़ दिया हमारे बीच में, जरूर कोई बात इसके अंदर लिखी हुई है। फिर वो उसके बाद डिटेल बताते हैं, वो उसमें से जो जरूरत जनता के लिए है उतनी वो बात उसकी बता देते हैं और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। देखिए उसका असर जो पड़ा उससे बीजेपी जो है 240 सीटें और उसमें से वो 79 सीट और घटा दीजिए जिनमें की इन्होंने हेराफेरी की है, तो करीब एक समझ लीजिए बीजेपी 160 सीट पे जो लोकसभा चुनाव में सिमट गई। तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि उसकी जड़ में यही किताब है, ये जो राहुल गांधी दिखा रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं वो कि जिस चीज से उनको खतरा नजर आता है उसका मजाक बनाने लगते हैं। अंदर खाने तो डर रहे हैं लेकिन ऊपर से क्या दिखा रहे हैं कि अरे ये किताब दिखा रहे हैं, ये है क्या, खाली है, कुछ भी नहीं है, बकवास कर रहा है क्या, ये लाल रंग की होती है क्या किताब, उसमें तरह तरह के नुक्स निकालना या उसका तरह तरह से नुक्स निकाल के उसका मजाक बनाना।
तो ये वो मजाक बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक को समझ में आ रहा है और क्लैरिफिकेशन भी लोगों को मिल रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि जिस तरीके का जो व्यवहार है इनका, अभी जैसे बटोगे तो कटोगे, जिस तरीके का ये नारा दिया गया है, ये कौन सी संविधान की भावना के अनुरूप है? मतलब आप इस तरीके का उत्तेजना, हिंसा फैलाने वाला नारा, जैसे एक वो दिया था इन्होंने, देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, इन्होंने ये इस तरीके के नारे देते हैं, इनके अंदर हिंसा भरी पड़ी है। मतलब उस नारे से हटे तो ये नया लाया और ज्यादा हिंसक नारा, जितना वो था उससे ज्यादा ये और ज्यादा हिंसक नारा, मतलब इनके दिमाग में ही घुसी पड़ी है हिंसा। तो ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो संविधान के अनुरूप बात कर रहे हैं, और जो भी उन्होंने, जो उनके संविधान की, जो उनकी गारंटियां हैं, जो न्याय पत्र है, जो उनका घोषणा पत्र है, उसमें जो भी घोषणा है वो सब संविधान के ही अनुरूप है और संविधान के अनुरूप ही वो बात कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। संविधान हमारा कहीं नहीं कहता कि आप मुसलमान को से नफरत करो या सिखों से नफरत करो। तो कहाँ लिखा है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में को तो कहीं नहीं लिखा है कि आप जाति धर्म के बीच में इतनी दीवारें खड़ी कर दो कि लोग एक दूसरे से इतना नफरत करें कि जल मरे उस आग में, नफरत की आग में। ये जो पटोगे कटोगे नारा है, ये इसी तरह की आग भड़काने वाला नारा है, भड़काऊ नारा है ये, हिंसक होने के साथ साथ भड़काऊ भी है। तो ये चीज, इस चीज से आगाह करने के लिए आप जाकर संविधान का सहारा लेंगे तो डेफिनेटली एक जनता में जो विश्वास जगाना है, जनता को जो समझाना है, वो और किस तरीके से समझाया जाए, उसका इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता है। और जो इनको लेकिन लगता है, क्योंकि संविधान के विरोध में क्या बोले, कह तो सकते नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा। राहुल गांधी को पता होगा भाई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में संविधान थोड़ी पढ़ाया जाता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो स्वर्ग में या नरक में कहीं पढ़ाया जाता होगा वहां की यूनिवर्सिटीज में। इस ब्रह्मांड में तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता किसी यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस। और उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है पढ़ाया जाता हो जो संविधान जो ये बनाना चाहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया है मीनू जी। इससे पहले वाली अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर ये दिन में 10 बार किताब दिखाना अच्छी बात है क्या? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। ये दिन में 10 बार किताब दिखाना अच्छी बात है क्या? तो अरविंद त्यागी जी, राहुल गांधी बमुश्किल 2 से 3 सभाएं एक दिन में कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। भाई 10 करते तब 10 बार दिखाते, तो 10 बार दिखा भी नहीं रहे हैं, तब भी 10 बार बोल रहे हैं। हाँ, एक सभा में वो 10 बार हाथ लहराते हो ऐसा भी मैंने नहीं देखा है। वो तो 1 बार या 2 बार उठाते हैं और बोलते हैं। लेकिन जब 1 बार 2 बार उठाकर बोलने से प्रधानमंत्री देश का हिल जाता है, तो 10 बार उठाएंगे तो क्या होगा, ये बात समझिए। और प्रधानमंत्री जी, इवन गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी कहते हैं कि ये संविधान को बार बार दिखाना संविधान का अपमान करना है। अच्छा, तो ये अमित शाह जी बोलते हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं, हम तो जनता को दिखाएंगे और बताएंगे। और अमित शाह कहते हैं, इवन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप जो संविधान को दिखा रहे हैं उस कॉपी में कुछ लिखा ही हुआ नहीं, कोरा है। उसी का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी। और जिसने संविधान को पढ़ा ही नहीं वो क्या जाने इसके अंदर क्या है, उसको वो एम्प्टी वेसल टाइप से ये बुक भी एम्प्टी दिख रहा है। तो ये खाली किताब उनको नजर आ रही है। अगर वो जान रहे होते इसके टेक्स्ट को तो जरूर मान भी रहे होते, लेकिन चूंकि जानते नहीं है इसलिए संविधान में क्या लिखा है मानते भी नहीं, और वो वही बता रहे हैं जो संविधान में लिखा है। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में फिर से खटाखट शुरू कर दिया है। वही खटाखट जिसने लोकसभा चुनाव की स्थिति, तस्वीर सब कुछ बदल दी थी।
हम थोड़ा वो खटाखट भी सुनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में है, बटोगे कटोगे पर बात हो रही है, तो खटाखट पर भी थोड़ी बात हो जाए। महालक्ष्मी योजना अच्छी तरह सुनिए। ये आदिवासी बहनें जो आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी, और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। उसके बाद आप कहेंगे चलो मार्केट जाती हैं, चलो मार्केट चलें। आप जब बस में मार्केट जाएंगी, आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री में कर दिया है। स्थिर करके हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आम माइक के नीचे आमतौर पर जो कमल का फूल, पंजा छाप ये सब लगा होता है, लेकिन अब राहुल गांधी ने एक नई बात शुरू की है। पंजा छाप साथ में, यानी हाथ का छाप, साथ में ईवीएम का बटन, और दबाते हुए भी कि कैसे दबाना है। ये एक नई चीज उन्होंने शुरू की है, इसलिए मैं स्थिर करके दिखा रहा हूं। तो राहुल गांधी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी बात शुरू की है। इस बाइट में वो खटाखट शब्द आया नहीं, संभवतः तुरंत बाद या तुरंत पहले था, लेकिन इसी संदर्भ में वो कह रहे थे, और खटाखट का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों जो अब सबका फोकस महाराष्ट्र हो गया है, और जाहिर बात है कि महाराष्ट्र में 3 दल दोनों तरफ हैं, 2 ओरिजिनल, 2 डुप्लीकेट, 2 राष्ट्रीय पार्टी। अब कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट ये जनता के मैदान में तय होने दीजिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे आया है, इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी पहले की अपेक्षा थोड़ा कम प्रदर्शन करते हुए, पहले इंटरनल सर्वेज और दूसरे में आता था कि 180 सीटें तक महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, लेकिन अब वो आकलन घटा है, और महाविकास आघाड़ी के लिए कांग्रेस का इंटरनल सर्वे जो बता रहा है कि वो 155 सीटें तक जीत सकती है। उसमें कांग्रेस की अपनी स्थिति 70 सीटों तक जीतने वाली है, कि 70 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि पहले ये आकलन बड़ा होता था, थोड़ा और बड़ा होता था। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो लाडली योजना जिसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, जो महाराष्ट्र में चली है, एकनाथ शिंदे को महिलाओं का वोट जो है उस कारण से बढ़ा है, और पहले से उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है। इस बात को शरद पवार ने भी माना था कि पहले से महायुति की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन इसके बावजूद इतनी स्थिति मजबूत नहीं हुई है कि वो बहुमत के आंकड़े के आसपास भी आए, क्योंकि 155 सीटें अगर महाविकास आघाड़ी के लिए अनुमान है, तो 10-12 सीटें अन्य के खाते में भी है। उसके बाद रेस्ट जो सीटें बचती हैं 125 के करीब, वो भले महायुति के पास जा सकती है, इसकी संभावना दिख रही है। तो ये चुनाव एक तरह से तय हो चुका है, लेकिन इस चुनाव को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए या फिर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, एक तो बीजेपी जो कटोगे बटोगे जैसा नारा देती है उसको एक्सपोज करना, और उसके समांतर में एक सबको साथ लेकर चलने वाला नारा देना,
चुनाव जीतने के बाद सरकार कैसे चलेगी, जनता के हित में क्या होंगे, इसकी गारंटी लेकर कांग्रेस भी आई है और महागठबंधन महाविकास आघाड़ी भी आया है। घोषणाएं तो सबने की है, लेकिन इसका भरोसा दिलाना, उसके लिए कैंपेनिंग करना एक महत्वपूर्ण बात है। और इसका भरोसा अगर हम देखें तो महाविकास आघाड़ी के पास ये एडवांटेज है कि उनके पास शरद पवार जैसे नेता हैं, उद्धव ठाकरे जैसे नेता हैं, जिनके टक्कर में महायुति के पास नेता नहीं है। चाहे भले मुख्यमंत्री बन गए हो एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के सामने वो बड़े नेता नहीं है। अजित पवार भले उप मुख्यमंत्री बन गए हो, शरद पवार के सामने कुछ भी नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहें, उनको तो मुख्यमंत्री बना दीजिए तो ठीक, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए तो ठीक, और किसी के घर में चाकरी करने लगा दीजिए तो ठीक, कुछ भी कर दीजिए तो ठीक। उनका अपना जो है, अपना गट्स, अपना डिसीजन नहीं है। जो दिल्ली कहेगा वही वो करेंगे। तो इस हालत में ये एडवांटेजियस पोजीशन जो महायुति के पास है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे ये अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जी देखिए, जो महाविकास आघाड़ी का जो एक साझा एक इन्होंने घोषणा पत्र जैसा जारी किया था, और उसके अलावा कांग्रेस अपनी गारंटीज वगैरह और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी अपना अपना बात रख रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र का जो चुनाव है प्रेम जी, उसमें एक नहीं 1000 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है जो कि बेरोजगारी को एड्रेस करने वाला मुद्दा, कि गुजरात, मोदी जी महाराष्ट्र से उठा के यहाँ के उद्योग धंधे गुजरात ले गए। उसकी बहुत जबरदस्त गूंज है पूरे महाराष्ट्र चुनाव के अंदर कि यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलता, जो यहाँ जीएसटी कलेक्शन होता, वो सारा अब गुजरात चला गया है। उससे जनता के अंदर नाराजगी है। और मोदी जी क्यों ले गए वहां पे, कि ताकि गुजरात के इलेक्शन के टाइम ले गए, एक तो विधानसभा के चुनावों के टाइम, वहां की जनता को ललचाने के लिए और यहाँ की जनता के हाथ से रोजगार छीना, एक ये सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद किसानों का मुद्दा है। वहां पे किसान का मुद्दा जो है, उनको कपास का और इसका सोयाबीन का, उनको एमएसपी से भी नीचे जा रहा है उनका दाम, वो बाजार में भाव भी नहीं मिल रहा है उनको। करे तो क्या करे किसान? आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका ऐसा है जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती हैं। वहां पे ये जो आपकी महंगाई है, जो अभी ये आपके पवन खेड़ा एड्रेस कर रहे थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पे अडानी बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अडानी वहां मुद्दा नहीं होना चाहिए था प्रेम जी। जो महाराष्ट्र जिसको एक बिजनेस स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है, वहां पे अडानी मुद्दा है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार, जो धारावी का दर्शकों ने सुना भी होगा कि धारावी को जो 500-550 एकड़ के करीब जमीन है वो, और उसके अलावा बंबई के प्राइम लैंड में बहुत सारी जगह, करीब 5 जगह, वहां पे एडिशनल 550 के लगभग है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 550 दोनों मान के चलिए मोटे तौर पे। पता 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अडानी को कौड़ियों के भाव दी जा रही है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई ये एक व्यक्ति है क्या इस देश का जिसका कि रियल एस्टेट के धंधे से कोई काम मतलब नहीं था अभी तक। अब वो व्यक्ति धारावी का भी डेवलपमेंट करेगा और उसके बदले उसको ये मिलेगा, और जमीन भी मिलेगी। मतलब, और वो जमीन क्यों दी गई है? ताकि धारावी के लोगों को वहां से उजाड़ के उन जगहों पे बसा दिया जाए। और जो धारावी की लैंड है वो इतनी प्राइम लैंड है, इतनी सेंट्रल, बिल्कुल वेस्टर्न, ईस्टर्न और हार्बर लाइन के बिल्कुल बीचों बीच वो जगह है, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है। उसको दे किसको रही है सरकार? जो अभी उसमें आपने देखा भी होगा कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इसको रद्द कर देंगे, ये जो धारावी का इसको दिया गया है अडानी को। तो आप ये देखिए कि जहां पे जो एक बिजनेस का स्टेट है और उसमें एक इंडस्ट्रीज के खिलाफ माहौल वहां पे खड़ा हो रहा है, तो कोई तो उसके अंदर कोई तो कारण होगा। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उसके, और ये जो इसके अलावा ये जो इन्होंने चोरी की सरकारें, एक से एक, पहले तो शिवसेना को तोड़ा, उससे चैन नहीं पड़ा, उसके बाद फिर एनसीपी को तोड़ा, उसका भी उससे चैन नहीं पड़ा है इनको अभी और तैयारी, और पता नहीं क्या क्या कुटिल अंदर चालें चल रही होंगी।
तो जनता को वो पसंद नहीं आया, और उसमें अनफॉर्चुनेट बात ये रही कि उनको सुप्रीम कोर्ट से गलत तो ठहराया उसको, लेकिन रास्ता कुछ नहीं निकाला, सरकार को बर्खास्त नहीं किया, ये त्याग पत्र दे सरकार और नए चुनाव करवाए जाए। यहाँ पे जनता को उसका भी हिसाब लेना है। तो वहां महाराष्ट्र में एक मुद्दा नहीं है, वहां 1000 मुद्दे हैं। और संविधान की जो बात कर रहे हैं ना, इसलिए जरूरी है महाराष्ट्र में संविधान की प्रति दिखाना कि यहाँ की जो चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस तरह से तोड़फोड़ मचा के और पैसे से खरीद के, खोखे की सरकार कही जाती है, 50 खोखे, खोखे मतलब एक खोखा 1 करोड़, 50 करोड़ एक एमएलए खरीदा गया है, ये आरोप है विपक्ष का भाजपा के ऊपर। तो जो वो काम किया गया सरकार खरीदने का, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को खरीद के गिरा दिया गया और अपनी सरकार बना ली, वो संविधान का सरासर उल्लंघन है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया है। इसलिए जरूरी है महाराष्ट्र में संविधान की किताब दिखाना, क्योंकि इससे बड़ा उल्लंघन ये संघवाद के ऊपर चोट है। इस देश के जो राज्य है, जो क्षेत्रीय दल है, उनके ऊपर चोट है, जिसका कि संविधान निषेध करता है। आप राज्य के अधिकारों को छीन रहे हैं, न केवल वहां से उद्योग धंधे ले जा रहे हैं, वहां से न केवल राज्य की आमदनी को आप लूट के ले जा रहे हैं, वहां से आप वहां के एक इंडस्ट्रीज को सारी चीजें सौंप दे रहे हैं और ऊपर से सरकार को गिरा दे रहे हैं, वहां की चुनी हुई सरकार को। तो वहां तो संविधान को दिखाना बहुत जरूरी है कि देखिए इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं भाजपा सरकार, और इसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको बचाएंगे तो आइंदा ये हिम्मत नहीं करेंगे ये सरकारें गिराने की इस तरीके से खरीद फरोख्त करके। और जितना ये सरकारें खरीदने का जितना गंदा खेल महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर किसी भी राज्य में, चाहे कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, वहां भी हुआ है कि सरकारें गिराने का खेल। पर इतना गंदा खेल जितना यहाँ हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ, इसलिए बहुत जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है वो, जो संविधान के निर्माता है जब बाबा साहेब अम्बेडकर, इसलिए और ज्यादा मॉरल ड्यूटी है, जिम्मेदारी है इनफैक्ट महाराष्ट्र के लोगों की कि वो संविधान को बचाएं। और पूरे देश की ड्यूटी है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा ड्यूटी है कि वो अम्बेडकर साहब के संविधान की रक्षा करें और उसके लिए उसी मद्देनजर उसी चीज के वोट दे। जी मीनू जी, आरक्षण को लेकर के बीजेपी ने जो ऐतिहासिक झूठ बोला, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, कि आरक्षण को ओबीसी आरक्षण लागू करने का काम बीजेपी ने किया, ऐसा कहा था उन्होंने बुला दिया मंडल कमीशन, बुला दिया बीपी सिंह, सब बुला दिया और कहा कि जब मोदी सरकार और बीजेपी जो है उसी ने आरक्षण को लागू किया। तो उसकी जब बहुत भरपूर खिंचाई हुई कि झूठ बोल रहे हैं, तब अब टोन थोड़ा बदल गया है। अब कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताने के लिए जुट गए हैं और नरेंद्र मोदी अभी महाराष्ट्र में है, झारखंड के बाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में वो कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो दरअसल बीजेपी की आईटी टीम इन दिनों यही कर ही रही है जिसका कि प्रचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर के जो भी कांग्रेस की सोच रही है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण के बाद में क्या किया वो भी देश से छिपा नहीं है।
उन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, छात्रों ने देश भर में आत्मदाह किए, विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, बीजेपी के लोग ही पूरे आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल थे। ये सब किसी से छिपा नहीं है। फिर भी ढिठापन देखिए कि वो आरक्षण पर अपने आप को आरक्षण समर्थक पार्टी बता रही है और कांग्रेस पर उल्टे हमले कर रही है। जी, आखिरी कमेंट मीनू जी। जी, देखिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं मोदी जी। सेकेंडली, ये मोदी जी कांग्रेस को ब्लेम करते रहते हैं 50-70 साल में क्या किया। देखिए, अगर 70 साल कांग्रेस आरक्षण का विरोध कर रही होती तो क्या आज तक जारी रह पाता आरक्षण। कांग्रेस को तो ऐसी मेजॉरिटी मिली है कि 400 से भी ऊपर सीटें, 450 शायद करीब सीटें लोकसभा में मिली थी राजीव गांधी के समय में। तो कांग्रेस अगर आरक्षण की विरोधी होती तो तब हटा देती आरक्षण को। उसके पहले 67 तक तो कांग्रेस की ही सरकारें बनती थी, राज्य में भी और केंद्र में भी, तब हटा देती कांग्रेस आरक्षण को। और उसके बाद जो कितने 55-60 साल, तो अब आप 55-60 साल पे आ गए हैं, तो उन 55-60 सालों में भी कांग्रेस की सरकारें रही। तो कांग्रेस चाहती तो जब हटाती, या कांग्रेस, या आपकी याद में कोई ऐसी घटना हो या कोई ऐसा बिल लाई हो कांग्रेस जिसमें कि आरक्षण को हटाने की बात की हो। ये तो कांग्रेस थी, इसकी वजह से आरक्षण जारी रहा। आप अगर पहले आ जाते इस देश में सरकार में, तो आप तो कब का इसको तहस नहस कर चुके, तो ये संविधान ही हटा देते आप जिसमें आरक्षण की बात की गई है। आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश जहाँ राज्य है वहां भी पेशाब करता है उसके ऊपर वो लड़का, आपकी पार्टी का एक पदाधिकारी आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। आपके यहाँ तो आरक्षण का स्थिति ये है, आप बात करते हैं आरक्षण की। पहले उनके आत्मसम्मान की तो आरक्षित कर लीजिए। आप बात करें, दिन रात खबरें आती रहती है, दलितों को पीटा गया मूछे रखने के लिए, घोड़ी चढ़ने के लिए। कौन होते हैं उनको पीटने वाले? उसको तो सही कर लीजिए। आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना, झूठ पे झूठ। प्रधानमंत्री जी की तो ख्याति यही है अब कि झूठ बोलता है इस देश का प्रधानमंत्री। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती, ना तो प्रधानमंत्री के लिए और ना इस देश के लिए, कि उसका इस बात के लिए ख्याति हो कि ये झूठ बोलता है व्यक्ति कदम कदम पे। तो मोदी जी क्या बोलेंगे इस बारे में? उनको तो क्या है कि उनको लगता है कि मैंने जो कह दिया वो पब्लिक हाथों हाथ लेगी। अब वो टाइम गया। वो आपने 10 साल तक खूब बेवकूफ बनाया पब्लिक को और बनी पब्लिक बेवकूफ, लेकिन अब समझ में आने लगा है। और बाकी का जो आपके जो चैनल्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उन्होंने पब्लिक को सच्चाई सामने रख दी है। परत दर पर उधेड़ के रख देते हैं आप जैसे चैनल्स। उससे पब्लिक के अंदर जो जागरूकता बढ़ी है, उससे मोदी जी खुद परेशान है। तो चाहते हैं कि किसी तरह इनके ऊपर लगाम कसी जाए, ताकि ये जो सच्चाई सामने, क्योंकि गोदी मीडिया तो सच्चाई दिखाता नहीं है, आप जैसे चैनल्स दिखाते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि इसके ऊपर नकेल कसी जाए ताकि मेरा झूठ चलता रहे। जी, आप सबसे आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगे। और चर्चा में बने रहने के लिए मेरी ओर से, मीनू जैन जी की ओर से, हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।